नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपना भारत का भूगोल अपन शुरू कर चुके हैं और भारत के भूगोल की ये चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने भौगोलिक सीमाएं जानी। अब भौगोलिक सीमाएं, क्योंकि कई बच्चों का कहना है सर सीधा भौतिक प्रदेश दे रखा है, अपन भौगोलिक सीमाएं क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा, भौगोलिक सीमाओं के बिना भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे कैसे? भौगोलिक सीमाओं से ही तो भौतिक प्रदेश तय हुआ है। उसके बाद में कभी भी आप लोगों के सिलेबस में कोई भी, चाहे राजस्थान का भूगोल हो चाहे भारत का भूगोल हो, उसके अंदर भौगोलिक सीमाएं नहीं भी दे रखी है ना, तो आप लोगों को भौगोलिक सीमाएं पढ़नी ही है। और इन 3 क्लास में जो आप लोगों को मैंने भौगोलिक सीमाएं पढ़ाई है, आप किसी भी एग्जाम को दे दीजिए, आप लोगों के उसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। याद करवाने का बंदोबस्त कर लिया है कि आप इन ट्रिक से बेहतर तरीके से कैसे चीजों को अंदर उतारें, कैसे आपको चीजें आसान होके याद हो जाए, वो कोशिश की है। अब आज अपन शुरू कर रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। अब भौतिक प्रदेश क्या है? जैसे कि अपन ने राजस्थान में पढ़ा कि भाई मरुस्थल है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान में मैदानी भूभाग है, राजस्थान में पठारी भूभाग है। तो बस वो का वो सेम जो है चीज वो भारत के अंदर भी पढ़नी है। इनको कई बार अपन कह देते हैं कि उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण, और कई बार सामान्य दृष्टि से वर्गीकरण कह देते हैं। तो यही चीज अपने को पढ़नी है जो भौतिक प्रदेश अपन कहते हैं। अब अपन और मजा आएगा आप लोगों को, क्यों? क्योंकि अरावली तो बहुत बार पढ़ी है आप लोगों ने। अब क्या है, हिमालय को जानने को मिलेगा। और थे कई बार हुणियों भी है कि लोग जो परेशान हो जाए बाद में कहे कि मैं तो हिमालय जावा। हिमालय क्योंकि हिमालय तपस्या करा, क्या निर्जन क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ है पूरी तरीके से और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो कि मैं हिमालय जावा तपस्या करा है। तो हिमालय अगर थारे भी जानो है तो वो मैं पूरी विशेषता बता दूं कि हिमालय रेखे की विशेषता है। वो ध्यान रखियो कि कोई भूलो भटकियो बटे आ जाए तो थे पाछो ज्ञान तो दे सको कि हाँ। चलो टापना शुरू करा के। ओके, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि भारत जो है, अब देखो ये मैं वही वैगनर वाले सिद्धांत को थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि वैगनर ने क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी दी। महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी दी उन्होंने। वैगनर ने ये कहा कि पृथ्वी जो पूरा है वो एक स्थल खंड है। एक क्या है? स्थल खंड है पृथ्वी। ठीक है, एक स्थल खंड है जो चारों तरफ क्या है, महासागर से पानी से घिरा हुआ है। ये थ्योरी इन्होंने दी। ठीक है, अब इस थ्योरी को एक 5 मिनट में अपन पूरा समझ लेते हैं। कई सारे नए बच्चे होते हैं तो क्या है कि उन्हें ये चीज पता नहीं होती है कि भाई भारत का निर्माण कैसे हुआ, पूछते भी है। तो इसके अंदर ये जो जल है, ये क्या है? ये जल है और ये स्थल है। ये जो जल से भरा हुआ भाग है वो पैंथालास कहलाता है। क्या कहलाता है? पैंथालास। और ये जो स्थल खंड है वो पेंजिया के नाम से जाना जाता है। वो क्या नाम से जाना जाता है? पेंजिया। अब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर, और आप देखें कि चांद, सूरज, इन सभी के अंदर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। एक मतलब खींचने की क्षमता होती है। और इस कारण क्या हुआ कि ये जो स्थल खंड है, कौन सा? ये जो स्थल खंड है वो 2 टुकड़ों में बट गया। वो 2 टुकड़ों के अंदर बट गया। ठीक है, जो ऊपर वाला टुकड़ा था वो तो कहलाया कि अंगारा लैंड। वो क्या कहलाया? अंगारा लैंड कहलाया। ठीक है, और जो दक्षिण वाला टुकड़ा था वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। वो कहलाता है गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। और फिर पानी था बीच में, तो बीच में जब 2 टुकड़े अलग हुए तो बीच में वापस क्या हो गया? पानी भर गया बीच में। और ये जो पानी भरा ये कहलाता है टेथिस सागर। ये क्या कहलाता है? टेथिस सागर कहलाता है। टेथिस सागर। तो बस यही चीज है, जो टेथिस सागर है उससे मैदान और मरुस्थलों का निर्माण हुआ है, और जो गोंडवाना लैंड है उससे पर्वत और पठारों का निर्माण हुआ है भारत के अंदर। ठीक है, अंगारा लैंड का भारत के अंदर कोई भी अवशेष नहीं मिलता है। इस तरीके से भारत का क्या है, भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है। यही चीज अपन राजस्थान के अंदर भी पढ़ते हैं। तो यहां तक चीज क्लियर। अब चलते हैं आगे, अपन देखिए एक एक चीज को पढ़ते हैं ध्यान से। अब देखो, यदि अपन उच्चावच की दृष्टि से देखें, सबसे पहले क्या चीज देखेंगे अपन? उच्चावच की दृष्टि से यदि अपन देखें तो भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। उच्चावच की दृष्टि से 4 भागों के अंदर बांटा गया है। नंबर 1 आप लोगों के आ जाता है पर्वत, जो 10.7% है। कई जगह 10.6% भी देंगे, कई जगह इसको जो है 18.5% दे देते हैं। तो दोनों सेम ही है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये दूसरे नंबर पे ध्यान रखना पहाड़, जो 18.6% है। अब क्या होता है कि कई बार इसको मिलाकर 29% लिख दिया जाता है, क्योंकि पहाड़ और पर्वत, भाई पर्वत थोड़े ज्यादा ऊंचे होते हैं, पहाड़ उससे थोड़े नीचे होते हैं, है ना। पर्वत थोड़े ऊंचाई उनकी अधिक होती है, तो कई बार इनको मिला के 29% लिख दिया जाता है।
फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके पठार जो 27.7% है, और चौथे नंबर पे आता है मैदान जो सर्वाधिक है 43%। सबसे ज्यादा है आपके मैदान जो 43% है। अब देखो यहां देखोगे तो ये पठारी स्थल है। ये जो पठारी स्थल है इसको कई बार आप लोगों को ये लिखा मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या लिखा मिलेगा? प्रायद्वीपीय पठार। अब क्यों? क्योंकि देखो कोई स्थल खंड है, ठीक है, कोई स्थल खंड है वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है तो उसको बोला जाता है द्वीप। चारों तरफ पानी से घिरा उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। और यही इसी की साइज बड़ी हो जाए तो फिर उसे कहा जाता है महाद्वीप। और कोई जो तीन और पानी से घिरा, तीन और पानी से घिरा जो स्थलखंड होता है उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोला जाता है। तो अपने ये देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आप लोगों के अरब सागर। यहाँ पे क्या है? अरब सागर। और इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और ये दोनों किसके भाग हैं? हिंद महासागर के भाग है। अब ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है तो यहां तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिण का, ये प्रायद्वीप कहलाता है। और इसका जो पठारी भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। आगे बात समझ। और यहाँ पे ये मुख्य तौर पे जो मैदानी प्रदेश जाना जाता है ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का फिर इस तरफ चला जाता है पूर्वी भारत की तरफ। बाकी ये गंगा और जमुना का मैदान कहलाता है, वो मुख्य मैदानी भाग है। और पर्वत और पहाड़ों की बात करें तो पर्वत और पहाड़ों को फिर दो भागों में बांटा है। एक तो अपने यहाँ पे हिमालय की पर्वत जो श्रेणियां है वो, और एक पूर्वांचल की। पूर्वांचल में जो पर्वत श्रेणियां हैं वो अलग है, वो हिमालय नहीं है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां आप लोगों को ये यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगी। पूर्वांचल वाली अलग हो जाती है, वो थोड़ी सी अलग है। यहां तक चीजें समझ में आ गई? यहां तक जो है आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये चीज क्या है? बेसिक है। बेसिक समझ में आ गया, फिर आगे पढ़ना और आसान है। आज अपन हिमालय का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। हिमालय के वर्गीकरण के साथ साथ ट्रांस हिमालय भी पढ़ने वाले हैं। चलिए क्या चीजें हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो बता रहा हूं, भारत का पर्वतीय भूभाग। अब क्या करते हैं अपन? नंबर 1 पे चलते हैं। पर्वतीय भूभाग, पहाड़ वगैरह इसी के अंदर आएंगे, ठीक है, पहाड़ इसी के अंदर आ गए हैं। अब पर्वतीय भूभाग को मैंने क्या बताया आप लोगों को कि दो भागों में बांटा है, एक तो हिमालय और एक पूर्वांचल की पहाड़ियां। एक तो आगे आप लोगों के हिमालय, ये यहां तक मान लीजिए आप, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा तक। और यहाँ पे ये जो आएगी ये पूर्वांचल की पहाड़ियां आएगी, पटकोई, ब्रह्मा वगैरह ये, ठीक है। और दूसरा जो है हिमालय का विभाजन। अब ये इसी के अंदर हिमालय का अपन को क्या पढ़ना है? विभाजन पढ़ना है, हिमालय का विभाजन पढ़ना है। अब इसमें यह ध्यान रखें कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय जिसे बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और शिवालिक हिमालय, चार भागों में बांटा गया है। इसको चार भागों में बांटा गया। कौन कौन से? बोलो मेरे साथ। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय वही है, ग्रेट हिमालयाज बोला जाता है, वो यही चीज है। फिर आता है आप लोगों के लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय बोलते हैं। और फिर आता है शिवालिक हिमालय जिसे पाद हिमालय भी बोला जाता है, यानी कि ये हिमालय के पैर है सबसे दक्षिण में, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये चार इसके जो है विभाजन है। प्रादेशिक विभाजन अलग अलग आएगा वापस, प्रादेशिक विभाजन कल पढ़ेंगे अपन। पहले ये ध्यान रख लो क्या है? ट्रांस हिमालय, ये वृहद हिमालय है, इसी को क्या बोला जाता है? इसको महान हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महान हिमालय इसको बोला जाता है, महान हिमालय। ये लघु हिमालय है, इसी को क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय बोला जाता है, इसी को मध्य हिमालय बोला जाता है। और फिर आता है आप लोगों के शिवालिक हिमालय। तो ये नाम भाई कई जगह महान हिमालय मिलेगा आप लोगों को, कई जगह मध्य हिमालय मिलेगा। मान लीजिए लघु हिमालय और वृहद हिमालय नहीं मिल रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप जीजीडियंस हैं, आपको सभी चीजें आनी चाहिए और बेहतर तरीके से आनी चाहिए। यानी कि ज्यादा उसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परीक्षा में जितना चाहिए उससे थोड़ा सा अधिक आना चाहिए, बस, ज्यादा नहीं। मैं विद्वान बनाने के लिए कभी नहीं पढ़ाता, क्योंकि न तो मैं विद्वान हूं और न मैं विद्वान बनाता हूं, लेकिन मैं चयनित होने के लिए पढ़ाता हूं। क्या? हाँ, चयन में जितना चाहिए आप लोगों को उससे थोड़ा सा ज्यादा मैं बता देता हूं कि हाँ इतना काफी आप लोगों के, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे ऊपर जो देखोगे वो ट्रांस हिमालय आता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय आता है। फिर आप लोगों के आ जाता है महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर ये। तो ये चीज वर्गीकरण अभी अपन बहुत अच्छी तरीके से और चीजें पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। अब देखो हिमालय के निर्माण, यानी हिमालय के इन विभिन्न भागों का निर्माण कौन कौन से कालक्रम में हुआ है, वो चीज देखनी है।
तो वृहद हिमालय जो है इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या ध्यान रखोगे आप लोग, एक ट्रिक है KEMP, कैंप, ये याद रखना है, ठीक है, इससे याद रखना। और यहाँ पे ध्यान रखना महान, लघु और ट्रांस को इधर लेना बीच में और फिर शिवालिक लेना, इस तरीके से ये ट्रिक याद रखना। इसका मतलब है के यानी क्रिटेशियस काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है। इसका कब हुआ है? क्रिटेशियस काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है। ई यानी कि यूरेशियन, इसको क्या बोलते हैं? यूरेशियन काल, इसको ध्यान रखना, यूरेशियन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और ये है मायोसिन युग, मायोसिन, ये है आप लोगों के मायोसिन युग के अंदर, मायोसिन युग के अंदर निर्माण है। और ये है प्लिस्टोसिन, ये है प्लिस्टोसिन काल के अंदर इसका निर्माण है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, कैंप याद रखना, वृहद, लघु, ट्रांस और शिवालिक, इस तरीके से ध्यान रखना। अब इसका ये भी क्रम पूछ सकते हैं, उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? तो सबसे ऊपर ही ऊपर क्या है? सबसे ऊपर क्या पहनते हैं अपन? टोपी पहनते हैं सिर पर, क्या पहनते हैं? टोपी। तो ट से याद रखना ट्रांस हिमालय, माथे माथे के पहले जाए टोपी, तो ट्रांस सबसे ऊपर चला गया ना, फिर आपकी समस्या नहीं है। फिर तो क्या है? फिर महान यानी कि, महान यानी क्या है? वृहद, वृहद यानी बड़ा, तो बड़ा है। उसके बाद में लघु, लघु यानी कि मध्य, और मध्य कैसे? बीच में आएगा। और फिर नीचे जो है शिवालिक, शिवालिक को बोलते हैं पाद हिमालय, इसको क्या बोलते हैं? पाद हिमालय। बस, तो ट से टोपी ऊपर ले जाओ, उसके बाद तो महान, लघु, शिवालिक आ जाएगा भैया, बिल्कुल आसान एकदम, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। चलो टावरो ले स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, ओके। देखिए अब यहां पे जो है आप लोगों के यहां दे रखा है यही हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है, यही हिमालय का वर्गीकरण। तो सबसे ऊपर ये काराकोरम रेंज दिखती है, ये लद्दाख रेंज दिखती है और ये जास्कर रेंज दिखती है। ये जो रेंज दिखती है यहां तक आप लोगों के क्या आएगा? यहां तक आ जाता है आप लोगों के ट्रांस हिमालय आता है। क्या आता है? ट्रांस हिमालय आ जाता है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद में ये देखो, ये दे रखा है यहाँ पे ग्रेट हिमालयन रेंज दे रखा है, यहां दे रखा है ग्रेट हिमालयन रेंज दे रखा है। तो ये देखो, ये यहाँ पे जो है बीच में ग्रेट हिमालयन, इसके यही थोड़ा सा बीच नीचे की तरफ आता है लघु, ये तो कौन सा है? वृहद, ये कौन सा है? वृहद। फिर इसके नीचे की तरफ यहां से आ जाता है थोड़ा सा लघु या मध्य हिमालय, और फिर ये दे रखी है शिवालिक रेंज, फिर ये दे रखी है शिवालिक रेंज। तो ये ध्यान रखना है, ये शिवालिक रेंज आ गई, ठीक है। तो सबसे ऊपर से लेके और दक्षिण तक अपने को ध्यान में रखनी है। ये हिमालय का क्या पढ़ रहे हैं अपन? वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे? टोपी, ट से टोपी सबसे ऊपर यानी कि ट्रांस हिमालय। उसके बाद में क्या आएगा? महान हिमालय। उसके बाद में क्या आएगा? लघु हिमालय। उसके बाद में क्या आएगा? शिवालिक हिमालय। हो गई याद? हो जाएगी, एक बार में नहीं हुई तो वापस सुन लेना, चीजें याद है। और भारत और विश्व के भूगोल के अंदर तो इतना मतलब घुमा फिरा के पूछा भी नहीं जाता, भूगोल के अंदर तो आप देखोगे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा उठा पटक कर रहे हैं, राजस्थान जीके में, उसमें और तरह तरह से बना के पूछ रहे हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो टाबरो, अब पढ़ते हैं अपन वर्गीकरण में सबसे पहला और बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में इन चीजों को पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के लिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, ये पढ़ लो ढंग से, अभ्यास कर लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना। और वैसे जिसके पास में समय कम है तो उसके लिए तो रिवीजन बूस्टर भी दिया, रिवीजन बूस्टर में भी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो रिवीजन बूस्टर भी है, उसका ही रट्टा मार लो, 2-3 महीने में इतना भी कर लोगे ना तो 40% से तो कई ऊपर जाओगे, क्योंकि वो तो 80 से 90% कवर करेगी, ठीक है ना, कई ऊपर जाओगे। तो देखो इसका नामकरण जो है बेटा जी स्वेन हेडन ने किया है। किसने किया? स्वेन हेडन। पूछे मुश्किल ही है पर तो भी मैं शामिल कर लियो मैं कि चलो कि नयो भी बतावा इन्हें। यह श्रेणी यानी कि ये ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय के उत्तर में है, जिसका निर्माण हिमालय से भी पहले है। देखो हिमालय एक मानते हैं कि ये वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इसको एक हिमालय मान लेते हैं। और ट्रांस हिमालय को थोड़ा सा इससे भिन्न माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण हिमालय से पहले का हुआ है, ठीक है। तो इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ है, ये ध्यान रखें। और ये चीन के तो दक्षिण में है लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उत्तर में पड़ता है। चीन के तो दक्षिण में है लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर है, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख है और चीन है, उन दोनों के मध्य में ये पड़ता है, ठीक है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है और अवसादी चट्टानें कैसी होती है? परतदार होती है। अवसादी चट्टानें कैसी होती है? परतदार।
अवसादी चट्टानों से निर्माण होना पाया जाता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों का जल विभाजन करता है। यानी क्या होता है कि यहां से निकलने वाली नदियां अरब सागर की तरफ भी जल ले जाएगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ भी जल ले जाएगी, यानी कि ये जल विभाजन का कार्य करता है। बात किसकी हो रही है? ट्रांस हिमालय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ट्रांस हिमालय की। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, आदि पर्वत श्रेणियां हैं। अब याद कैसे हुए? याद कैसे हो? क्योंकि देखो, वृहद हिमालय पढ़ा, लघु हिमालय पढ़ा, ट्रांस हिमालय पढ़ा न थे, भूल जाओ। इन वास्ते ध्यान रखो। कैलाश, कैलाश कौन है? शिव जी। तो कैलाश का कालजा यानी कि सबू बड़ो जिगरो किंग में है, महादेव के अंदर है। सबू बड़ो जिगरो किंग में महादेव के अंदर है, यानी कैलाश का कालजा, ऐसे याद रखना। कैलाश या कैलाश को नाम ले आपरो भी कालजो बढ़ जाए तो कैलाश का कलेजा या कालजा। ठीक है, कालजा तो याद रहेगा। अब ये क्या है गुरुजी? ये क्या नया पंपाल है? कालजा वालजा क्या होता है? तो देखो भाई बेटा जी, का से काराकोरम, काराकोरम, ल से लद्दाख, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है, और जा से जास्कर, जा से जास्कर, और कै से कैलाश तो है ही, कैलाश तो ऐसे ही दे दिया आप लोगों को सीधा। तो कैलाश, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। ये चारों चीजें ध्यान रखनी है। कैलाश का कालजा ऐसे ध्यान रख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये पश्चिम में पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व में कैलाश पर्वत तक स्थिर है। यहां देखोगे तो पामीर के पठार यानी पामीर की गांठ से लगा के और फिर कैलाश पर्वत तक ये फैला हुआ है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बताओ? भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोला जाता है। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं, जिसको कहा जाता है K2। ये काराकोरम श्रेणी में ही है और इसी की ये जो है इसकी श्रेणी में स्थित है। सब भारत की सर्वोच्च चोटी है और ऐसा देखा जाए तो दूसरी होती है। ऐसे देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी के अंदर ही पड़ती है। काराकोरम श्रेणी के अंदर ही ये पड़ती है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, काराकोरम श्रेणी अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी कि एक तरीके से क्या कर रही है? प्राकृतिक सीमा का काम कर रही है। यानी कि ये कैसी सीमा बना रही है? प्राकृतिक सीमा का काम कर रही है। प्राकृतिक सीमा का ये काम कर रही है। ये प्राकृतिक सीमा का काम करती है। सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी, वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बुंजी नामक स्थान से निकलती है। यहां से यही लद्दाख और जास्कर श्रेणियां का है, ये पूछेंगे। तो ट्रांस हिमालय के अंदर है और यहीं से जो है आप लोगों के कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम यहीं से माना जाता है। ये देख रहे हो ना, ये पूरा ट्रांस हिमालय ही बता रखा है। ये पूरा ट्रांस हिमालय बता रखा है। इसके अंदर श्योक घाटी है, चांगने चैनमो है, लद्दाख श्रृंखला है, सिंधु घाटी है क्योंकि सिंधु नदी यहीं से निकलती है, जास्कर श्रृंखला है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये सारे बताऊंगा। ग्लेशियर वगैरह सब पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो। अब देखो, काराकोरम में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर तो देखो सियाचिन ग्लेशियर है जो नुब्रा घाटी में पड़ता है। अब नुब्रा घाटी में पड़ता है यानी कि नुब्रा नदी, क्या ध्यान रखोगे? नुब्रा नदी यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है। नुब्रा नदी यहीं से निकलती है। बियाको वोल्टेरो जो है क्या कहते हैं अपने, ये ग्लेशियर, ये भी है सिंगर घाटी में पड़ते हैं। बेपो, हिस्पर, बटूरा, हिमनद, ये ग्लेशियर ये भी यहाँ है। ये सारे क्या है? ग्लेशियर है। ये सारे क्या है? ग्लेशियर है सारे के सारे। और सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ का कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी है। अब देखो क्या ध्यान रखोगे कि सियाचिन को पाकिस्तान के कब्जे से 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, क्या नाम रखा था? ऑपरेशन मेघदूत चलाकर खाली करवाया गया था। और वर्तमान में ग्लेशियर का 2/3 भाग भारत के पास स्थित है। इसका विवादित क्षेत्र था, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और ऑपरेशन मेघदूत चला के इसको छुड़वाया था और 2/3 हिस्सा अपने पास में अभी है। ठीक है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से भी बहुत पहले हो चुका है। इसका निर्माण हिमालय से पहले माना जाता है। अब देखो, ट्रांस हिमालय से सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां निकलती है। यानी देखो मुख्य मुख्य नदियां, गंगा को छोड़ दो, एक क्या छोड़ दो? गंगा को छोड़ दो, बाकी तो देखो मुख्य मुख्य नदियां आ गई। सतलज आ गई, सिंधु आ गई और ब्रह्मपुत्र आ गई। ये 3 मुख्य नदियां यहां से निकल रही है। 3 मुख्य नदियां निकल रही है यहां से, गंगा जमुना को छोड़ दो। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में यह लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा है। यदि औसत ऊंचाई पूछे तो 3100 मीटर, लंबाई पूछते तो 960 मीटर और चौड़ाई 225 मीटर है,
जो हालांकि ये चीजें पूछी नहीं जाती लेकिन पढ़नी फिर भी पड़ती है, पढ़नी फिर भी पड़ती है कि क्या पता पूछ ले, क्या पता पूछ ले, इसलिए जो है पढ़नी तो पड़ती है। लीजिए स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ट्रांस हिमालय के अंदर, ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो अभी अपन ने पढ़ा है। अभी अपन ने पढ़ा कौन सा? कैलाश का कालजा। ठीक है, देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी इसकी काराकोरम। भारत की सबसे उत्तर की श्रेणी पूछेंगे तो यही है। ये जितनी चीजें करवा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी, और नोट्स मेकिंग पैटर्न है, आपको नोट्स बनाने तक का काम नहीं है, सीधे नोट्स बना के ही दे रहा हूं आपको, सीधा समझना है, याद करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो भारत की उत्तर की श्रेणी है, इसे कृष्णागिरी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कृष्णागिरी भी इसे कहा जाता है। यह तिब्बत के पठार के बीचों बीच फैली हुई है और इस कारण इसे तिब्बत के पठार की रीढ़ भी कहा जाता है और इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसे क्या ध्यान रखोगे? एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, एशिया की रीढ़ भी इसे कहा जाता है। ठीक, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है जो 8611 मीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर है वो, और ये कितनी है? 8611 मीटर है। ठीक है, इनको कभी भी किलोमीटर में नहीं लिखे, ये ध्यान रखना, किलोमीटर में बहुत ज्यादा हो जाएगी, अति हो जाएगी। पहाड़ की और पर्वत की ऊंचाई जो है वो मीटर में ही ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, देखिए K2 पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसमें? पीओके में। किसमें पड़ती है? पीओके में। भारत में पूछेंगे तो फिर कंचनजंगा को याद करेंगे अपन, भारत में पूछेंगे तो कंचनजंगा को याद करेंगे। पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर की है, पाक अधिकृत कश्मीर है लेकिन वो है तो हमारा ही, कब्जा उन्होंने कर रखा है। ठीक है, लेकिन है तो हमारा, इसलिए K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब देखो काराकोरम श्रेणी की अन्य चोटियां कौन कौन सी है? गासेर ब्रूम है, मसरो ब्रूम है, हिडन पीक है और ब्रॉड पीक है। बाय द वे एग्जामिनर का मन करे कि मैं तो और डीप जाऊं और छोरान गच्चो दूं और वो करूं वो करूं ए करूं, तो इमें ध्यान रखना है कि ए 4 जो चोटियां है नी, ए ध्यान रखनी है आपने। क्या ध्यान रखनी है? ए 4 और ध्यान रखनी। मान लो बाय द वे पूछे गासेर ब्रूम पूछी, मसरो ब्रूम, हिडन पीक और ब्रॉड पीक, ये भी काराकोरम के अंदर ही स्थित है। ठीक है, देखो टावरो इस श्रेणी में निम्न ग्लेशियर है। अब देखो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये नुब्रा घाटी में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर। क्या ध्यान रखेंगे? 76 किलोमीटर। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत से भारत ने इस पर पुनः कब्जा किया था। किससे छुड़वाया था? पाकिस्तानियों से। ठीक है, चलिए इसके अलावा बियाको ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और वोल्टेरो ग्लेशियर, ये भी इसके अंदर स्थित है। काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा है जो भारत और चीन को जोड़ता है, और एक अधील दर्रा भी है जो लद्दाख और भारत से चीन को जोड़ता है। ठीक है, भारत को, जो भारत का जो लद्दाख है उससे चीन को जोड़ता है। तो ये ध्यान रखना आपको, काराकोरम श्रेणी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये एशिया की रीढ़ है। क्यों है? क्योंकि इसको जो है ये तिब्बत के बीच में फैली हुई है तो तिब्बत के पठार की रीढ़ भी मानी जाती है। अच्छा, पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय कहां से है? तो पामीर की गांठ से लेके और कैलाश पर्वत तक है, और उसके अंदर ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन इसी के अंदर स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लो बेटा स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब बढ़ते हैं अपन, देखो लद्दाख श्रेणी पढ़ते हैं। काराकोरम श्रेणी पढ़ ली, लद्दाख श्रेणी पढ़ते हैं। अब देखो ये तो है काराकोरम श्रेणी, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रही है, काराकोरम सबसे ऊंचाई पे है, काराकोरम सबसे ऊपर की तरफ है। और फिर यहाँ पे जो बातें आप, तो ये लद्दाख श्रेणी पड़ती है। ये जो है ना, ये वाला क्षेत्र बता रखा है आप लोगों को, ये पूरी जो है लद्दाख श्रेणी है। ये जो क्षेत्र बता रखा है ये लद्दाख श्रेणी के अंदर आ जाती है। अब इसमें ये नुब्रा घाटी है ना, ये उसमें चली जाती है काराकोरम के अंदर। देखो इस श्रेणी में खरदुंगला दर्रा है जो लेह को सियाचिन से जोड़ता है, जो लेह को सियाचिन से जोड़ता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 5602 मीटर है। कितनी है? लद्दाख श्रेणी की 5602 मीटर। यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान दर्रा है, यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान दर्रा है, यानी कि भाई गाड़ियां चल सके। ठीक है, मोटरयान दर्रा है। दर्रे क्या होते हैं? तंग रास्ते होते हैं, ये तो ध्यान देना, तंग रास्ते। अब दर्रे तो पता ही होंगे, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो दर्रा क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सिंधु नदी और श्योक नदी के मध्य स्थित है।
सिंधु और श्योक नदी के मध्य बहुत अच्छी पंक्ति है और ये सीधी सीधी याद भी हो जाएगी। सिंधु और श्योक के मध्य है कौन सा? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी है। कौन सी है? माउंट राकापोसी। ठीक है, माउंट राकापोसी है जो 7,788 मीटर है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट राकापोसी। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 होडविन ऑस्टिन। ठीक है, राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। कैसे? ढलान बहुत ज्यादा है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 4800 मीटर ऊंचा है। कितनी ऊंचाई है? 4800 मीटर ऊंचाई है इसकी। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और देखो सिंधु नदी द्वारा लद्दाख श्रेणी में बंजी गॉर्ज का निर्माण किया जाता है। गार्ज बनाती है ये नदी, बंजी गार्ज का निर्माण किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और भारत का सबसे गहरा गार्ज है ये, 5181 मीटर। कितना? 5181 मीटर भारत का सबसे गहरा गार्ज है। ठीक है, तो ये लद्दाख श्रेणी इतनी डिटेल से, मैं हकीकत बता रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने नहीं पढ़ाया था इतनी डिटेल से, जबकि लास्ट टाइम जो बच्चे पढ़े थे वो सारे के सारे लगभग सिलेक्शन ले चुके हैं। जितने लास्ट टाइम वरिष्ठ अध्यापक में सिलेक्शन हुए ना, वो सारे के सारे यहाँ से पढ़े थे। और मुझे खुद याद है कि इतनी डिटेल से मैंने उनको नहीं पढ़ाया, क्योंकि उस समय उनको जितनी जरूरत थी उतना पढ़ाया। अब जो जरूरत है वो बढ़कर है, तो फिर उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनमें से बाहर कुछ नहीं जाना। क्लास जब आए वो डेली पढ़ ली, डेली नोट्स बना लिए, डेली याद कर ली, डेली प्रैक्टिस कर ली, बस इतना ही काम आपको करना है। ज्यादा मैं आप लोगों से मेहनत मांगता ही नहीं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे 5% ज्यादा आपको करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो। देखो अब बढ़ते हैं जास्कर श्रेणी। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? जास्कर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों के अंदर फैली है। थोड़ी जम्मू कश्मीर में, थोड़ी लद्दाख में और फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर फैली हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो सबसे ऊपर तो कौन सी है? अपने काराकोरम है, उसके बाद में आती है अपने लद्दाख, और उसके बाद में ये जो क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है ये आती है जास्कर। देखो जास्कर के ऊपर यहाँ पे ये लद्दाख है और इसके भी ऊपर फिर काराकोरम रेंज पड़ती है। ठीक है, तो ये है भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वो इसी के अंदर है। शेषनाग और वेरीनाग झील भी यहीं पे है। शेषनाग और वेरीनाग झील भी जास्कर श्रेणी के अंदर पड़ती है। और यहाँ ज से जास्कर और झ से झेलम, ये ध्यान रखना, झेलम नदी यहाँ की मुख्य नदी है जो कश्मीर घाटी और वुलर झील का निर्माण करती है। झेलम नदी मुख्य नदी है, ज से जास्कर, झ से झेलम, ये मुख्य नदी है जो कश्मीर घाटी और वुलर झील का निर्माण करती है, वो यहीं पे है। इस श्रेणी में दो दर्रे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो फोटूला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। वैसे मैं दर्रे पूरे अलग से करवाऊंगा आपको, क्योंकि दर्रों से बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो ट्रिक से याद करेंगे उसको, बहुत बढ़िया। तो एक बार यहाँ जो बीच बीच में आ रहा है वो पढ़ लेते हैं। फोटूला दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, और बारालाचा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में और मंडी से लेह को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में जो मंडी से लेह को जोड़ता है, ये ध्यान रखना, ये कोई मंडी सब्जी मंडी या वो नहीं है, मंडी क्षेत्र है। ठीक है, मंडी जो है स्थान है। फिर देखो कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी कहां पड़ती है? मुख्य तौर पे तिब्बत, क्योंकि ये जो है आप लोगों को ध्यान है कहा, कैलाश श्रेणी यानी कि पूर्व की तरफ जाना है थोड़े से। ये ट्रांस हिमालय श्रेणी है जो भारत में स्थित न होकर तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय का ही भाग है, लेकिन भारत में नहीं है, ये कहां है? तिब्बत के अंदर है। और ये लद्दाख श्रेणी का बड़ा हुआ भाग माना जाता है, ये लद्दाख श्रेणी का बड़ा हुआ भाग माना जाता है। ये देख लो, ये लद्दाख श्रेणी का, यहाँ पे देखोगे ना तो देखो नेपाल इधर रह गया, और ये जो है कैलाश रेंज यहाँ पे आती है, भारत से बाहर की तरफ दिखेगा आपको, ये भारत से बाहर की तरफ दिखता है, यहाँ पे है ये कैलाश। ये वाला मैप देखना, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इनसेट में जो बता रखा है, तो ये थोड़ा सा ये सीमा है, एक तरीके से क्या कह सकते हो कि ये ट्रांस हिमालय की सीमा है ये। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। और इसी के साथ भैया आप लोगों के बहुत मतलब बिना समय व्यर्थ किए आप लोगों को पूरा हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा दिया मैंने, भारत के जो है भौतिक प्रदेशों का परिचय पढ़ा दिया है, और इसी के साथ आप लोगों को ट्रांस हिमालय पूरी तरीके से पढ़ा दिया। इतनी तबीयत से ट्रांस हिमालय आप लोगों को, कईयों को देखना जिनके पेड कोर्स ले रखे हैं वहां पे भी इतनी जो है मतलब व्यवस्थित तरीके से, मैं कहूँ डिटेल ज्यादा लिखाना कोई व्यवस्थित नहीं होता है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते इसलिए क्योंकि ज्यादा तो उनके पास में है ऑलरेडी, लेकिन कम और पर्याप्त कैसे पढ़े परीक्षा की दृष्टि से, उन्हें याद कैसे रखा जाए, वो चीज मायने रखती है। तो उसकी दृष्टि से यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये सबसे बढ़िया पैटर्न है। इतना याद हो गया ना तो आप
लाखों लोगों से आगे हो, आप लाखों लोगों से आगे हो, ये मान के चलना। ठीक है, तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।